आज हम चर्चा करेंगे बोधकालीन शिक्षा प्रणाली पर। बोधकालीन शिक्षा प्रणाली में देखेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसमें निर्माण क्या था, यानी कि इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या थे, निर्माण की बात करेंगे, प्रबज्जा संस्कार की बात करेंगे, अनुशासित दिनचर्या की बात करेंगे यानी छात्रों के अनुशासन पर बात करेंगे, और उपसंपदा संस्कार की बात करेंगे, सुसंगठित मठ और विहारों की बात करेंगे। इसके बाद जो धार्मिक और लौकिक ज्ञान का संगम था इस पर बात होगी। इसमें जो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, संवाद शिक्षण विधियां कौन सी थी, उन पर बात होगी। इसके बाद गुरु शिष्य संबंधों पर बात की जाएगी और इसकी पहुंच किस तक थी, कहाँ तक थी, और स्त्री शिक्षा पर भी बात होगी। बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन भी देखेंगे और इस प्रणाली के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे और आधुनिक शिक्षा में इसकी क्या उपलब्धि है या इसका क्या योगदान है, इससे क्या लाभ मिलते हैं, उन सब पर चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज की इस क्लास में बोधकालीन शिक्षा प्रणाली पर हम अध्ययन करेंगे। ये आपके बीएड, आपके टेट, आपके सीटेट, आपके अन्य कोर्सों में जो है उपयोगी होगी। इसमें जो है आप डीएलएड हो या आप कोई भी टीचर एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। मैं जितेंद्र सिंह जीएस एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको क्लास से बेनिफिट हो, तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। सबसे पहले देखते हैं बौद्ध शिक्षा का जन्म हुआ क्यों था, इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर वैदिक काल के अंत में वैदिक शिक्षा प्रणाली में कई जटिलता आ गई थी। क्या क्या जटिलता थी? सबसे पहला पॉइंट था इसमें धर्म कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड में क्या था, समाज जटिल और अनुष्ठानों और अंधविश्वासों में फंस गया था। दूसरी क्या बात थी मुख्य वजह, सामाजिक कठोरता, जाति व्यवस्था यानी जातिवाद और छुआछूत बहुत बढ़ गई थी, जिससे समाज विभिन्न वर्गों में बंट गया था। और सीमित पहुंच, क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा की सीमित पहुंच थी। शिक्षा का मुख्य रूप से उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक ही सीमित थी। शूद्र और महिलाओं की जो है इस वैदिक कालीन शिक्षा में उपेक्षा की गई थी, उन्हें वंचित रखा गया था, जिस कारण से बौद्धकालीन शिक्षा का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया क्या थी? इन समस्याओं के जवाब महात्मा बुद्ध ने एक सरल, नैतिक और अधिक लोकतांत्रिक मार्ग प्रस्तुत किए जा सकने वाले मुख्य उद्देश्य दुखों का अंत करना जो है महत्वपूर्ण समझा, और इसी आधार पर जो है इस शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य लक्ष्य था, जो परम लक्ष्य था या उद्देश्य कह सकते हैं आप, तो वो था निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण वही जैसे मोक्ष प्राप्ति होती है उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहला उद्देश्य देख लेते हैं या लक्ष्य देख लेते हैं, चरित्र निर्माण। छात्रों में नैतिकता और सदाचार का विकास करना, व्यक्तिगत विकास में करना, बच्चों का आत्मज्ञान और आत्म संयम के माध्यम से व्यक्तित्व का समग्र विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य था। और संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना और विदेशों में उसका प्रचार प्रसार करना इस शिक्षा व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य था। और आपका बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो मुख्य लक्ष्यों में से एक था वो था जीवोपार्जन के लिए बच्चे को तैयार करना। तो छात्रों को व्यावहारिक कौशल जैसे शिल्प, कृषि, चिकित्सा सिखाना, ताकि जीवन के लिए वो अपना जीवन यापन कर सकें और जीवन उपार्जन के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके। इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था के जो थे इनके लक्ष्य थे। इस लक्ष्य को पूरा करके और निर्माण की प्राप्ति कराना जो था इनका मुख्य लक्ष्य था। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो था निर्माण था, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और सभी दुखों का अंत। ये गौतम बुद्ध का मुख्य लक्ष्य था इस शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने का, जिसे उन्होंने निर्वाण का रूप कहा, यानी निर्माण शब्द से उन्होंने इसे बताया। अब देखते हैं, सबसे पहले जब शिक्षा व्यवस्था शुरू होती थी तो गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, आपका उपनयन संस्कार होता था, यहाँ होता था आपका प्रबज्जा संस्कार। देखिए प्रबज्जा संस्कार, पहले अर्थ समझ लेते हैं इसका। प्रबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात सांसारिक जीवन को त्याग कर शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। जैसे हम उपनयन संस्कार में बच्चे को गुरुकुल ले जाते थे, उसी प्रकार यहाँ जब घर से बच्चा मठों में जाता था, बिहारों में जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसको बोलते थे प्रबज्जा संस्कार। और ये संस्कार आपका 8 वर्ष की आयु में होता था
और इस 8 वर्ष की आयु में जो है बच्चे को मठों में ले जाया जाता था और उसके बाद जो है उसका जो संस्कार होता था, सबसे पहले उसका सिर मुंडन किया जाता था, फिर उसे पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और पीले वस्त्र पहनाने के बाद जो है उसे त्रिशरण शपथ दिलाई जाती थी। त्रिशरण शपथ क्या होती है, यहाँ देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से लिखा है। वह मठ के सबसे बड़े भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर 3 शपथ लेता था। त्रिशरण शपथ में क्या होती थी, 3 शपथ होती थी। पहली शपथ आपकी है बुद्ध शरणम गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। दूसरी आपकी जो शपथ थी वो थी धम्मम शरण गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूं। और तीसरी आपकी क्या शपथ होती थी, संघ शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। इसको बोला गया है यहाँ पर त्रिशरण शपथ। और त्रिशरण शपथ के बाद जो है बच्चा बनता था सामेनेर, यानी कि जब बच्चा गुरुकुल में इन सारी प्रक्रिया से 8 वर्ष में वो जो है मठों में शिक्षा लेने के लिए गया, घर छोड़ दिया, उसके बाद उसका जब वहां पर सिर मुंडन और पीले वस्त्र पहनाए गए, उसे त्रिशरण शपथ दिलवाई गई और उसके बाद उस बच्चे को बोला जाता था सेमिनार। सामिनार जो होता था वो होता था, उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। इस संस्कार के बाद बालक को सामिनार या सिद्ध बिहारी भी कहा जाता था। कहीं कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध बिहारी कौन से जो है शिक्षा व्यवस्था का शब्द है, तो वो सामिनार का ही दूसरा नाम होता है। अब देखिए इसके जो नियम थे, कुछ यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के जो नियम थे अनुशासित रखने के लिए बच्चे के जीवन के, बच्चे की जीवन की जो नींव डाली जाती थी, तो उसके दौरान जो है कुछ 10 नियम थे। वो सख्त 10 नियम क्या थे, जब बच्चा सामेनार बनने के बाद छात्र को अपनी विद्यार्थी जीवन के दौरान 10 नियमों का सख्ती से पालन करने का व्रत लेना होता था। वो 10 नियम या 10 व्रत क्या थे, सबसे पहला था आपका अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या न करना, यानी कि हमें पूरे जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। और दूसरा नियम क्या था, अस्ते, यानी कि हमें कभी चोरी नहीं करनी है। और तीसरा नियम क्या था आपका, सत्य, सदा सत्य बोलना है, यानी कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है अपने जीवन में। और चौथा नियम था ब्रह्मचार्य, शुद्ध आचरण बनाए रखना है पढ़ाई के दौरान और पूरे जीवन भर। और 5वां नियम क्या था आपका, अमादक, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और 6वां नियम क्या था, असमय भोजन, यानी कि वर्जित समय पर भोजन नहीं करना है। और 7वां नियम क्या था, संगीत और नृत्य से दूरी, यानी कि हमें संगीत नाचने गाने से जो है हमें दूर रहना है। और 8वां नियम क्या था, श्रृंगार का त्याग, यानी कि श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। और 9वां नियम क्या था आपका, निंदा न करना, यानी कि आपको जीवन में किसी की निंदा नहीं करनी है। और 10वां नियम था इनका दान, यानी कि दान से यहाँ संबंध है कि आपको सोना चांदी या किसी बहुमूल्य वस्तु का दान नहीं लेना है। तो इन 10 नियमों का अनुशासन जो है सामेनार को करना होता था अपनी शिक्षा के दौरान। अब क्या होता था, जब बच्चा 8 वर्ष का था तो 8 वर्ष की आयु में उसने प्रबज्जा संस्कार के माध्यम से 12 वर्ष तक जो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है। अब उसके बाद जब 20 वर्ष की आयु में छात्र आ गया तो उस वहां पर एक संस्कार होता था, लेकिन वो संस्कार जो है आपको यहाँ पर 2 रास्ते हो जाते थे, गृहस्थ जीवन और एक हो जाता था आपका भिक्षु जीवन। यहाँ 8 वर्ष के बाद आप जब प्रबज्जा संस्कार के माध्यम से 12 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके 20 वर्ष के हो गए हैं, तो यहाँ पर एक तो रास्ता आपका चला गया गृहस्थ जीवन की तरफ और एक रास्ता चला गया आपका भिक्षु जीवन की तरफ। जहां भिक्षु जीवन होता था तो वहां पर होता था आपका उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार यहाँ पर होता था। और इस उपसंपदा संस्कार के माध्यम से जो है उसे भिक्षु जीवन में प्रवेश दिया जाता था। यहाँ सबसे पहले गृहस्थ जीवन की बात कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन वही नॉर्मल छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके सांसारिक जीवन में लौट जाता था, विवाह कर सकता था और परिवार की देखभाल कर सकता था, यानी कि अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन 20 वर्ष की आयु में जो लोग भिक्षु जीवन अपनाना चाहते थे तो उन्हें उपसंपदा संस्कार के से गुजरना पड़ता था। यदि छात्र आजीवन संघ की सेवा करना चाहता था तो उसे उपसंपदा संस्कार से गुजरना पड़ता था। यह एक कठोर परीक्षा के बाद होता था, जिसके फलस्वरूप सफल होने पर छात्र एक स्थायी भिक्षुक बन जाता था और उसका सांसारिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था।
तो उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु जीवन में प्रवेश कर लिया जाता था प्रारंभिक शिक्षा के बाद। तो यहाँ उपसंपदा संस्कार कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका जो है सुसंगठित मठ और विहार। मठ और विहार यहाँ किसे बोला गया है, जैसे गुरुकुल में जो था, जो गुरु का आश्रम होता था वहां पर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसमें जो था प्रबंध संस्कार के बाद या अगली शिक्षा लेना चाहता है 20 साल के बाद, उपसंपदा संस्कार के बाद मठ और विहारों में जो है शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर मठ और जो विहार हैं वो होते थे शिक्षा लेने के स्थान, जो आपके एक आधुनिक जो स्कूल हैं यहीं से इनकी नींव पड़ी है। तो शिक्षा प्रणाली को समझ लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा मठों और विहारों में केंद्रित थी, जो एक संगठीय संघीय व्यवस्था के तहत संचालित होती थी, और यह विकेंद्रीकृत गुरुकुल प्रणाली से भिन्न थी। यानी कि यहाँ पर केवल गुरु की जो है नियम कानून नहीं चलते थे जैसे गुरुकुल प्रणाली में चलते। यहाँ एक सिस्टम था, एक जो है पूरा मैनेजमेंट था, उसके तहत जो है ये प्रणाली चलती थी, यानी कि ये विकेंद्रीकृत नहीं थी। शासन और वित्त का कैसे लेखा जोखा होता है, इन संस्थाओं को राज्य के संरक्षण और धनी व्यापारियों से दान मिलता था, जिससे इनकी वित्तीय व्यवस्था वैदिक काल की तुलना में अधिक मजबूत और स्थायी थी। इसमें जो मुख्य मठ और विहार हुए हैं उन पर हम देखिए नजर डाल लेते हैं। सबसे मुख्य आपका है नालंदा, महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था। दो जो है बौद्ध धर्म में जो है माने जाते हैं, एक महायान एक हीनयान, और दूसरा जो मठ माना जाता है वो विक्रमशिला है मुख्य। उसके बाद मुख्य जो मठ और विहार है वो है तक्षशिला और वल्लभी, जो मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म पर केंद्रित था। उसके बाद आता है उदंतपुरी, और उसके बाद आता है आपका मिथिला। ये मुख्य मठ और विहार थे जहां पर शिक्षा दी जाती थी, ये मुख्य केंद्र थे उस समय के। इसके बाद जो है आता है आपका पाठ्यक्रम में क्या था, धार्मिक और लौकिक ज्ञान का संगम था, यानी कि दोनों ही चीजों पर यहाँ पर बात की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा में क्या बच्चे को बताया जाता था, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो होती थी सिद्धार्थ पोथी के जो थे 49 अक्षर, और उन्हें जो है लिखना पढ़ना और गणित से संबंधित बातें यहाँ पर सिखाई जाती थी। उच्च शिक्षा में देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में धार्मिक और आध्यात्मिक और लौकिक और सांसारिक, यानी कि धार्मिक और लौकिक दोनों ही जो शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा में क्या था आपका, त्रिपिटक थे। त्रिपिटक यहाँ पर पूछे गए हैं कि कौन सी शिक्षा व्यवस्था थे, तो वे थे आपके बौद्धिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में। त्रिपिटक क्या थे आपका, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ये धार्मिक जो शिक्षा थी इनके माध्यम से दी जाती थी, इनका ज्ञान करा के दी जाती थी। और लौकिक या सांसारिक जीवन के लिए जो शिक्षा दी जाती थी वो थी सिलेबस में आपके कला में आपको चित्रकला, मूर्ति कला, इन चीजों को बताया जाता था। और विज्ञान में चिकित्सा और ज्योतिष जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था। और व्यावसायिक में जो है आपको कृषि, शिल्प और अन्य जो विषय थे वो थे आपके तर्क और राजनीति। ये आपका सिलेबस था जो आपका बोधकालीन शिक्षा का है। इसके बाद देखिए शिक्षण विधियां और जो भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जन भाषा यानी कि जो लोकल भाषा थी उसका प्रयोग किया गया है। और शिक्षण विधियां और जो थी मुख्य रूप से संवाद किस चीज में था, जन भाषाओं में था। तो सबसे पहले शिक्षण का माध्यम देख लेते हैं। जैसे गुरुकुल में संस्कृत था, संस्कृत में शिक्षा दी जाती, यहाँ पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि पाली भाषा उस समय जो सामान्य लोग थे उनकी मुख्य भाषा थी। शिक्षा का मुख्य माध्यम पाली भाषा था, जो उस समय की आम लोगों की भाषा थी। महत्व क्या था इसका, पाली भाषा में शिक्षा देने से इसने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया और इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया गया, जो संस्कृत केंद्रित वैदिक प्रणाली से एक बड़ा बदलाव देखने को यहाँ पर मिला। देखिए जिन लोगों को आज भी जो है लोकल भाषा पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो ज्ञान हम अपनी मातृभाषा में या लोकल भाषा में सीख सकते हैं, तो वो जो है हम किसी विदेशी भाषा में या किसी जटिल भाषा में नहीं सीख सकते। तो यहाँ जो था शिक्षा का जो भाषा थी या माध्यम था वो पाली भाषा थी। अब शिक्षण विधियों पे यहाँ पर बात कर लेते हैं। शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से मौखिक थी, यानी कि लेक्चर मेथड दिया जाता था। प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी थी, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, विवाद विधि यानी तर्क विधि, डिबेट और लॉजिकल, प्रश्नोत्तर विधि, आपका क्वेश्चन आंसर, अनुकरण विधि यानी कि इमिनेशन, और उसके बाद आपका स्वाध्याय विधि, सेल्फ स्टडी और देश भ्रमण यानी कि ट्रेवल।
जो आज आप देखते हैं कि आप ज्योग्राफी के किसी भी सब्जेक्ट से या किसी और विषय को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका भ्रमण या ट्रेवल या जिसे आप टूर बोल देते हैं उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था, समझाया जाता था। तो ये शिक्षण विधियों के जो मुख्य चीज़ें थी, ये इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था में। अब गुरु शिष्य के संबंध के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पिता पुत्र जैसा स्नेह और सम्मान था। जो गुरु शिष्य के संबंध थे वो पिता पुत्र के भांति थे और उनमें सम्मान भी था। तो इसका जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। संबंध की जो है प्रकृति देख लेते हैं। गुरु और शिष्य के बीच संबंध अत्यंत घनिष्ठ, स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक थे, जिसे अक्सर पिता पुत्र के संबंध के समान माना जाता था। और शिष्य के कर्तव्य क्या क्या थे? गुरु की शारीरिक सेवा करना, मठों के नियमों का पालन करना, प्रातःकाल भिक्षा मांगने जाना। गुरु के क्या क्या कर्तव्य थे? शिष्य के को बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्रदान कराना, शिष्य के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा की व्यवस्था करवाना और शिष्य का चरित्र निर्माण और नैतिक मार्गदर्शन करना, ये गुरु के जो थे कर्तव्य थे। और जो यहाँ शिष्य और गुरु का जो संबंध बताया गया है वो पुत्र और पिता के भांति बताया गया है। यानी कि इस संबंध से जो है आगे अब हम चलते हैं, इसकी पहुंच कहाँ तक थी, यानी कि यह प्रणाली सभी के लिए थी या नहीं थी। पहुंच और सीमाएं यहाँ पर देख लेते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में जो था जातिगत समावेशिता थी, यानी कि जातिगत समावेशिता से मतलब हुआ यह प्रणाली सभी जातियों और वर्गों के लिए खुली थी, जिसमें शूद्रों को भी शिक्षा का समान अधिकार दिया गया था। आपने देखा होगा जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी वहां पर शूद्रों की शिक्षा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने शूद्रों को भी जो है स्थान दिया गया इस शिक्षा प्रणाली में। इसमें बहिष्कार किस किस का किया था, यानी कौन कौन जो है शिक्षा में शामिल नहीं किए गए थे। जैसे कुछ लोगों को यहाँ प्रवेश से वंचित रखा गया, जैसे अपराधी, आपका चांडाल, आपका ऋणी, आपका राजकीय सैनिक, यानी कि इन चीज़ों को जो है शिक्षा लेने से वंचित किया गया था। कोई अपराधी हो, चांडाल यानी कि जो शमशान घाट में रहते थे, या ऋणी जो कर्ज जिस पे कोई कर्जा हो, या जो सैन्य सेवा में थे यानी किसी राजा के यहाँ सैनिक की पोस्ट पर थे, तो उन्हें जो है इस शिक्षा व्यवस्था से वंचित रखा गया था। देखिए स्त्रियों की शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को अनुमति नहीं दी थी। बाद में आनंद और प्रजापति गौतम के आग्रह पर उन्हें अलग से भिक्षुणी संघ बनाने की अनुमति दी, लेकिन भिक्षुकों की तुलना में ये अधिक कठोर होती हैं। जो भिक्षुणियों को भी यहाँ पर यानी कि स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया, लेकिन जो भिक्षुणी बनती थी तो उनका जो था आने का या उनके नियम कानून जो थे भिक्षुकों से यानी लड़कों से भी ज़्यादा कठिन थे। और उसके लिए इन्होंने अलग से जो है भिक्षुणी संगठन यानी कि भिक्षुणियों संघ बनाए, यानी कि जो लड़कियों के स्कूल या लड़कियों के लिए संस्था बनाई। लेकिन यही जो है आगे चल के यहाँ पर बवाल का जड़ बन गई और मठ और बिहारों में जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली इस स्त्रियों की शिक्षा को का समावेशन करने के बाद। अब हम यहाँ जो मुख्य बात निकल कर आती है वो देखते हैं। यहाँ से देखिए आपको बहुत क्लियरिटी होगी। वैदिक शिक्षा और जो आपकी बौद्ध शिक्षा थी तो उसके तुलनात्मक यहाँ दृष्टि देखते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट देखिए। लक्ष्य क्या था, परम लक्ष्य क्या था? बौद्ध प्रणाली का था निर्माण यानी कि दुखों से मुक्ति, और वैदिक कालीन प्रणाली का क्या था? मोक्ष यानी आत्म साक्षात्कार। भाषा का माध्यम क्या था? पाली यानी कि जनभाषा। और वैदिक कालीन प्रणाली में क्या था? संस्कृत यानी कि विद्वानों की भाषा। पहुंच कहाँ तक थी? लोकतांत्रिक थी इसकी पहुंच, यानी कि सभी जातियों के लोग इसमें पढ़ सकते थे। इसमें प्रतिबंधित थे मुख्य 3 ही वर्ण पढ़ सकते थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ शूद्रों को जो है निषेध था। और संगठन क्या था, कैसा था? संघीय थे, मठों द्वारा केंद्रीकृत थे। और यहाँ क्या था? केंद्रीकृत जो थी व्यवस्था थी यानी कि व्यक्तिगत थी, यानी कि गुरुकुल में जो है केवल गुरु के जो है अंडर में ही शिक्षा व्यवस्था चलती थी। स्त्री शिक्षा बाद में प्रतिबंधित रूप से अनुमति मिली थी इसमें। और वैदिक कालीन शिक्षा में प्रारंभिक काल में जो है शिक्षा की व्यवस्था में तो स्त्रियों का उच्च सम्मान देखने को मिलता है। संस्कार क्या क्या थे मुख्य? इसमें प्रवज्जा संस्कार था। जब गुरु मतलब जो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में बिहारों में या मठों में शिक्षा लेने के लिए बच्चा जाता था तो 8 वर्ष की आयु में
उसे प्रबंध संस्कार के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था और 20 साल पूरा होने के बाद हायर एजुकेशन के लिए उपसंपदा सरकार संस्कार दिया जाता था। इसमें क्या था, उपनयन संस्कार था और इसमें समावर्तन संस्कार देखने को मिलता है वैदिक कालीन प्रणाली में। शिक्षा का स्वरूप क्या था, समुदाय प्रधान था, यानी कि पूरे समूह को दी जाती थी यहाँ शिक्षा, पूरे समूह यानी कि एक जो है टीम काम करती थी, उसमें अलग अलग उपाध्याय आचार्य इस तरीके से जो है पूरे मैनेजमेंट पूरा टीचर का ग्रुप होता था और एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरे समुदाय की जो जिम्मेदारी होती थी शिक्षा प्रदान कराने की। यहाँ पर केवल परिवार के माध्यम से शुरुआती शिक्षा होती थी और गुरु के माध्यम से जो है गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। इसमें परिवार और गुरु ही प्रधान होते थे वैदिक कालीन शिक्षा में। ये इसका तुलनात्मक अध्ययन था। अब हम यहाँ पर जो है इसके गुण देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के। तो सबसे पहले सुसंगठित शिक्षा केंद्र, यानी कि जो शिक्षा के केंद्र थे वो संगठित थे। मठों और विहारों के रूप में बड़े स्थायी और संगठित शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जो आज भी जो है जिनका इतिहास में जिक्र होता है। लोकतांत्रिक एवं समावेशी थी, जाति या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे और जन भाषा का प्रयोग यानी कि पाली भाषा के उपयोग से शिक्षा को जो है जन जन तक पहुंचाया गया। पाली भाषा उस समय की लोकल लैंग्वेज थी। उसके बाद आपका आता है व्यावहारिक शिक्षा पर बल। व्यावहारिक शिक्षा पर बल देने के धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जीवोपार्जन के लिए व्यवसायिक कौशल पर भी यहाँ जो है जोर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने विदेश से छात्रों को आकर्षित किया और यहाँ पर विदेश विदेश के लोग आकर पढ़े। सुदृढ़ गुरु शिष्य संबंध, स्नेह और सम्मान पर आधारित घनिष्ठ संबंध थे गुरु और शिष्य के। ये तो इसके जो थे मुख्य गुण थे। अब इस पर हर किसी चीज में कोई ना कोई दोष भी होते हैं, तो दोषों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस शिक्षा प्रणाली के जो मुख्य दोष थे वो यहाँ पर अंकित हैं। सबसे पहले लौकिक जीवन की उपेक्षा, धार्मिक और मठावासी जीवन पर अत्यधिक ध्यान था, यानी कि जो लौकिक जीवन था उसकी उपेक्षा की जाती थी और धार्मिक और जो मठ के नियम थे उन पर जो है मुख्य रूप से फोकस किया जाता था। सैनिक शिक्षा का अभाव, अब सैनिक शिक्षा का अभाव था, यहाँ पर अहिंसा पर जोर देने के कारण सैन्य प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई, ये भी इसका दोष था। स्त्री शिक्षा का ह्रास, महिलाओं को प्रतिबंधित और अधिनिष्ठ भूमिका दी गई थी, यहाँ पर देखने को मिलता है इस शिक्षा प्रणाली का दोष। कठोर अनुशासन था, छात्रों का जीवन अत्यंत कठोर और नियमों से बंधा हुआ था। धर्म केंद्रित, धर्मनिरपेक्ष विषयों को द्वितीयक स्थान मिलता था इस शिक्षा व्यवस्था में। और आय के अनिश्चित स्रोत, यानी कि जो आय के अनिश्चित स्रोत थे जिसके कारण जो है जो मठ थे या व्यवहार थे या शिक्षा व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से दान और भिक्षा पर ही निर्भर थी। तो ये इसके मुख्य दोष देखने को मिलते हैं। अब हमें क्या मिला इससे, विरासत में से हमें आधुनिक प्रासंगिकता देखते हैं। इसमें जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी इससे हमें क्या मिलता है या हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या मिला। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली वैदिक काल की जटिलताओं के प्रति एक तार्किक, मानवीय और संगठित प्रतिक्रिया थी। यानी कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो दोष थे, जो उसमें कमियां थी, तो उनको दूर करके एक तार्किक और मानवीय संगठित प्रक्रिया के तहत ये शिक्षा प्रणाली डेवलप हुई। और इसका जो है आधुनिक शिक्षा में क्या योगदान रहा इस पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट। बड़े आवासीय विद्यालयों की अवधारणा, जो हॉस्टल के रूप में जाने जाते हैं, तो इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के रुककर हॉस्टल या छात्रावास के रूप में यहीं से जो है शुरुआत होती है। शिक्षा में लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक पहुंच का विचार, यानी कि इस शिक्षा व्यवस्था में पहली बार जो है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है और सबकी पहुंच हो और सबका इसमें योगदान हो, इस शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिला। एक संरचित और विविध पाठ्यक्रम की स्थापना, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम जो स्ट्रक्चर वे में आया, यानी कि एक संरचित रूप में आया और विविध रूप से सभी विषयों को शामिल किया गया, तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा, जब देश विदेश से लोग बाग पढ़ने आए तो जो विदेशों की संस्कृति थी और जो हमारी संस्कृति थी, तो खासकर जो हमारी संस्कृति थी वो विदेश तक भी फैली। जैसे चीन हुआ, आपका जापान हुआ, देश के कोने कोने तक जो है ये शिक्षा व्यवस्था फैल गई थी उस समय पे।
देखिए, भले ही यह प्रणाली भारत में क्षीण हो गई हो, लेकिन इसके सिद्धांतों ने पूरी एशिया में शिक्षा और संस्कृति को आकार दिया है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो कमियां उस समय हमारे गुरुकुल व्यवस्था में थी, तो उसके तोड़ के जवाब में यहाँ पर गौतम बुद्ध ने इस शिक्षा व्यवस्था को निर्मित किया था। और इससे जो है आज भी जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उस समय हमारे देश को पूरी दुनिया में जो है जाना जाता था हमारी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर। उस समय हमने सबसे बड़े विद्यालयों का निर्माण किया, जिसमें तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का नाम आज भी अंकित है। तो ये शिक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। जब भी हम इसका चर्चा करते हैं, आज की इस क्लास के लिए आपको लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त शेयर किया। आप इसी तरीके से हमारी क्लासों के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।